ओके, बैलेंस शीट में कैंसल क्या हो सकता है? जो पड़ा हुआ है, नहीं जो पड़ा हुआ है। और पी एंड एल में क्या कैंसिल हो सकता है? जो पड़ा हुआ है। अब बैलेंस शीट के अंदर जो चीज कैंसिल होगी वो क्या होगी? रिसीवेबल और लोन का भी और इंटरेस्ट का भी। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल क्यों नहीं है इस सवाल के अंदर, ये आप मुझे बता दें, फिर आगे चलते हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल क्यों नहीं है इस सवाल के अंदर? क्योंकि 31 दिसंबर को 6 महीने का पे हो गया होगा और 30 जून को अगले 6 महीने का पे हो गया होगा। तो बैलेंस शीट में अब रिसीवेबल पेएबल पड़ा। अच्छा, एक इस तरह की एक बेहतरीन एग्जांपल थी, पी एंड एल में सेल परचेज पूरी कैंसिल होती थी, लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ उसके बचे कुछ डेटर क्रेडिटर कैंसिल होते थे। कई दफा तो डेटर क्रेडिटर सवाल में दिए भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी पी एंड एल में सेल परचेज कैंसिल कर रहे होते थे। तो सेल परचेज पी एंड एल में आपको हैवी हैवी कैंसिलेशन नजर आएगी, बड़ी बड़ी अमाउंट्स की, लेकिन बैलेंस शीट में उसमें से बची हुई अमाउंट्स की कैंसिलेशन होती है। तो बताएं ये एंट्री पढ़ के पॉइंट 4 वाली कि इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल कितना पड़ा है बैलेंस शीट में? रिसीवेबल पेएबल पड़ा है या लीज पड़ी हुई है? आप लोगों ने लीज पड़ी हुई है ना? लीज में जहां इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाती थी 30 जून को और 31 दिसंबर को, तो उनमें लीज में भी इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल नजर। तो फिर बैलेंस शीट में क्या कैंसिल हो सकता है? जो बैलेंस शीट में तो पड़ा ही नहीं रिसीवेबल पेएबल, तो बैलेंस शीट में क्या कैंसिल होना है? पीएनएल में क्या कैंसिल होना है? इनकम और एक्सपेंस, वो तो पड़ा हुआ है, वो 3.6 पड़ा हुआ है, वो फिर हमने कैंसिल भी किया बड़ी मेहनत करके। लेकिन पिछले सवालों में रिकॉर्ड भी करना पड़ा था क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स कभी भी वर्किंग 5 को हिट नहीं करेंगे, नेवर। किताब निकाल लें वापस अपनी और उसमें निकालें ये IAS 12 का सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 6। Following information has been gathered for the preparation of tax-related disclosures of Lanthanum Limited for the year ended 31 दिसंबर 2025। बस एडजस्टमेंट सी मोटी मोटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी जिसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस निकालनी है निकाल लीजिएगा। एडजस्टमेंट 2 से शुरू करें। LL acquired an investment property of 250 million। ये क्या है? परचेज प्राइस, पेज नंबर 376 वॉल्यूम 2। LL acquired an investment property of 250 million which had a fair value of 284 at 31 दिसंबर 2025। अकाउंटिंग वालों ने किस पे शो किया होगा? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे या फेयर वैल्यू पे? मतलब मैंने तो आगे काट दिए ना। अब बताएं, पेज नहीं मिल रहा, पेज 376। चले मुझे हेल्प करें थोड़ा सा। अब ये एडजस्टमेंट 2 पढ़ें। अकाउंटिंग वालों ने 250 माइनस डेप्रिसिएशन पे शो किया होगा या अकाउंटिंग वालों ने 284 पे शो किया होगा? क्यों? मैंने तो आगे काट दिया ना, अभी मैंने काट दिया आगे, आगे आपको नहीं पता क्या लिखा हुआ है। मुझे बताएं, वैसे बताएं 250 माइनस डेप्रिसिएशन पे अकाउंटिंग वालों ने शो किया होगा या 284 पे? चॉइस है अकाउंटिंग वालों के पास, क्या अवेलेबल है। अगर अकाउंटिंग वालों ने कॉस्ट मॉडल फॉलो किया हुआ है तो 250 माइनस डेप्रिसिएशन पे शो किया होगा। अगर अकाउंटिंग वालों ने फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो किया हुआ है, या सारी R1 की बातें हो रही हैं, तो फिर 280 पे शो की, 284 पे शो किया होगा। तो देख लेते हैं आगे अकाउंटिंग वालों ने किस पे शो किया हुआ है। अकाउंटिंग वालों का तो फिर सवाल बताया करेगा क्योंकि अकाउंटिंग वालों के पास चॉइस अवेलेबल है। अकाउंटिंग वालों ने चॉइस ऑप्ट कर लिया है। अकाउंटिंग वालों ने कौन सा मॉडल फॉलो किया है? फेयर वैल्यू मॉडल। इस बेस पर बता दें कैरिंग अमाउंट क्या है? 284। बस डायरेक्ट पेपर में कैरिंग अमाउंट लिख के नंबर लेने हैं, 284। टैक्स वाले कह रहे हैं कि आप डेप्सिट भी कर दो इसको 22, तो क्या टेंशन है? 250 माइनस 22, सो 250 माइनस 22 जो जवाब आए कैलकुलेटर के पैर बताएं क्या आ रहा है? 228।
तो ये हमारी टैक्स बेस आ गई, सवाल मुक गया। अब अकाउंटिंग वालों की डिफिशन नहीं उल्टानी, क्योंकि अकाउंटिंग वाले डिफिशन नहीं करे, बल्कि अकाउंटिंग वाले P&L में गेन लॉस लेके गए होंगे। अगर टाइम हुआ तो टी अकाउंट बना लीजिएगा, वरना मेरे ख्याल से 250 का खरीदा था और पड़े पड़े 284 का हो गया, तो गेन कितना आया 34 करंट टैक्स में लेस कर देंगे और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन भी लेस कर देंगे। तो बोले अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा कर टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर, लकीली दोनों ही माइनस होंगे। चलें आगे। इसकी कैलकुलेशन यहां लिख लें आप लोग। Operating lease. LL leased out an office for 5 years under an operating lease for a total rental income of 40, with no rent receivable during the first year. For tax purposes, rental income is taxable on receipt basis. Installments वैसे कितनी है? Installments कितनी है? 5। हमारा ईयर एंड 26 31 दिसंबर है। ओहो 31 दिसंबर है, ठीक है। फिर तो हमारा ईयर एंड क्या 25, 26, 27, 28, 29, 30। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज कितने साल की है? 5 साल। ऐसे ही जरा टाइम जाया करने के लिए कर रहे हैं, और तो कोई काम नहीं हमारा इधर। 5 साल की ऑपरेटिंग लीज है। LL leased out an office for 5 years under an operating lease for total rental income of 40 million with no rent receivable during the first year. कोई रेंट पहले साल रिसीवेबल नहीं है। तो एरियर में कर लें चलें, वैसे तो कोई जरूरत नहीं थी, सवाल आसान था। एरियर में कर लें चलें। नो रेंट रिसीवेबल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, लेकिन टोटल 40 है, तो मेरे ख्याल से 10 10 10 10 ऐसे ही नहीं बनेगा। एक बड़ी मुश्किल सी कैलकुलेशन हम करते होते थे कि डेट और इंस्टॉलमेंट्स, मैंने जबरदस्ती सवाल को एरियर पे लगाया, जबरदस्ती सवाल को एरियर पे लगाया, और उसके बाद मुझे कोई सवाल है तो पूछ लें। मेरे ख्याल से इसमें से कोई सवाल नहीं है, बड़ा इजी है, इसी तरह बनेगा। सोच लें, LL leased out an office for 5 years। 5 years ऊपर सही है मेरे या गलत है? 5 years जो ऊपर है 1 2 3 4 5 सही है। चलें अगला सवाल। फॉर टोटल रेंट ऑफ 40 टोटल रेंट 40 का, टोटल रेंट 40 का विद नो रेंट रिसीवेबल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। बाकी मेरे ख्याल से फिर 10 ही होगा, और क्या करें हम। लेकिन अच्छा, अब अमोर्टाइजेशन वो जो बनाते होते थे हम, वो वाला वर्किंग करते थे रेंटल इनकम की, 0 10 10 10 10 इज इक्वल टू 40। लेकिन 40 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारी 1 साल की रेंटल इनकम निकल आएगी। 40 को डिवाइड 4 से नहीं करना, पहला रेंट फ्री है, तो 40 डिवाइडेड बाय ये 8 पर एनम निकली है, पर एनम। हर साल कितनी इनकम बुक करेंगे? 8। अब कहानी क्या बनेगी? 8 8 8 8 8 ऐसा ही है। हर साल कितनी कितनी इनकम बुक करेंगे? 8। लेकिन हमारे साल सिर्फ कितनी अकाउंटिंग वाले P&L में लेके गए होंगे? 4। क्यों? 8 अगर पूरे तो फिर, वैसे कुछ बच्चों ने ना बड़ा सिंपल किया था, उन्होंने कहा था 40 इनकम है 5 साल की, 40 इनकम है 5 साल की, तो 1 साल की इनकम 8, तो 6/12, 6 महीने की इनकम उन्होंने 4 निकाल ली थी। उन्होंने इतनी लंबी डायग्राम ही नहीं बनाई। 40 इनकम कितने अरसे की है? 5 साल की। 40 डिवाइड बाय 5 5 साल की, तो 1 साल की इनकम, तो 6 महीने की इनकम 4। इस 4 की एंट्री बताएं, इस 4 की एंट्री बताएं।
आया कमाया, आया तो है ही नहीं, एंट्री बताएं, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। आप बताएं जब ये एंट्री होगी रेंट रिसीवेबल डेबिट, पहले बातें सुन ले सारी, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, अकाउंटिंग वाले ये एंट्री कर देंगे। इसकी वजह से अकाउंटिंग वालों के P&L में कितना चला जाएगा 4, और कैरिंग अमाउंट 4, कैरिंग अमाउंट 4। अब टैक्स बेस, टैक्स बेस, अगर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो टैक्स बेस, बात खत्म होगी। और आखिरी बात, टैक्स वालों ने इस साल कितना पैसा इनकम में डाला होगा, जितना रिसीव हुआ है वो बता दें, रिसीव कितना हुआ है। रिसीव तो बहुत लेट होना शुरू होने, रिसीव तो हुआ ही नहीं, तो मेरे ख्याल से बस करंट टैक्स में आपने कर देना था -4। लेकिन अगर किसी ने बहुत ही डिटेल में पूरा शेड्यूल बनाना था तो फिर वो इस तरह लिख देता कि एज्यूमिंग सवाल ये, अच्छा अगर आप सवाल को एडवांस में भी एज्यूम करते ना तो ये 0 इधर आना था, 10 इधर आना था, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, वो होना 4 ही था। हमारे साल कोई पैसा आया नहीं, तो इसलिए एरियर एडवांस उसने बताया ही नहीं था। बच्चा जो भी कर लेता वो इंशाल्लाह उसका सही होना था। ये थोड़ा सा टफ था कि 40 को 4 से डिवाइड करना है या 5 से, ये ज़रा। और एक और चीज़ थी, इस अटेम्प्ट में टोटल रेंट उसने दिया है, कभी भी टोटल रेंट नहीं देता था, कहता था रेंट फॉर द फर्स्ट पीरियड इज 0 एंड नेक्स्ट इक्वल 10 रेंटल्स ऑन 4 years आई विल पे। तो एक एक साल का रेंट देता था या सारे सालों का टोटल रेंट देता था? एक एक साल का देता था, लेकिन इस सवाल में उसने टोटल रेंट दिया। तो अब पता नहीं अब नोट क्या करना है आप लोगों ने, इस तरह कर लें नोट चलें, बजाय कि इस डायग्राम को बनाएं। वर्किंग स्ट्रेट लाइन वाली वर्किंग करते होते हैं ना, डेट और इंस्टॉलमेंट, डेट और इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट्स टोटल 40, रिवर्स वर्किंग करनी पड़ी थी। पहला रेंट 0, पीछे कितने साल बच गए 4, 10 10 10 10। इस तरह पेपर में अगर कैलकुलेशन कोई करना चाहता तो कर ले। अब पहला रेंट का पे होना था अगले साल 30 जून 26, आगे डेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, डेट्स लिखने की जरूरत नहीं। अब इनकम निकालें, जो लोग नोट करें इनकम निकालें, 40 डिवाइडेड बाय 5, ये 8 आ गई पर एनम, लेकिन 31/12/25 को जर्नल एंट्री करें IFRS की नज़र में। अगर आप लोगों को जर्नल एंट्रीज याद हैं ऑपरेटिंग लीज की, आया कमाया, आया बताएं कितना है, अगले साल से आना शुरू होगा। चलो फिर कमाया की तो कर देना, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। 8 अगर 12 महीने का है तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 6 महीने का कितना है, कितना आ गया 4। चले नोट, लेकिन टैक्स बेस 0 होगी क्योंकि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, ओके आगे चलें।
During the year, LL made donation of 25, of which 10 is not allowed. क्योंकि ये कैश में पे हुई है। चलो ठीक है, बाकी चेक में पे हुई होगी। को मशवरा दें, क्या करेंगे? क्या मतलब इस तरह तो नहीं करेंगे कि 25 ऐड बैक करके 15 माइनस कर दें? मतलब इस तरह तो नहीं हम करते, हम तो नॉट अलाउड से सिर्फ खेल लेते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप खाली 10 से खेलेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि नोट बनाते हुए भी खाली 10 से खेलना आसान होगा। तो सिंपली 10 को ऐड बैक कर दीजिएगा, मतलब वो जो बचपन से पढ़ा हुआ है कि जितनी डिडक्शन नॉट अलाउड होती है उसे ऐड कर दें, बस 10 को ऐड कर दीजिएगा। बाकी पीबीटी तक पहुंचते हुए 25 माइनस हो चुका है, उसमें 15 सही माइनस हुआ हुआ है, तो उस तरह ना खेलेंगे काउंटिंग डिडक्शन ऐड करके टैक्स सेक्शन माइनस करें, वो लंबा काम है। तो बस सिंपली ये करें कि 25 में 10 नॉट अलाउड है, तो सिंपली बस करंट टैक्स में 10 को ऐड कर दीजिएगा, करंट टैक्स में 10 को ऐड, और नोट में भी यही 10 चला जाएगा। अगला तो वैसे ही आसान है, अदर इनकम इंक्लूड गवर्नमेंट ग्रांट विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो इसको बाद लेस कर दीजिएगा। डेवलपमेंट कॉस्ट अमाउंटिंग टू 42 मिलियन वर कैपिटलाइज्ड। यहां रुक के बताएं IAS 38 के मुताबिक ये डेवलपमेंट क्यों कैपिटलाइज हुई है? अच्छी डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट कॉस्ट अमाउंटिंग टू 42 वर कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड 4 मिलियन वाज अमाउंटाइज्ड। तो कैरिंग अमाउंट जुबानी बता दें कैलकुलेटर के बगैर। 38 कैरिंग अमाउंट आ गई 38। वैसे बताएं अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन कितनी उल्टानी है करंट टैक्स में? आगे ना पढ़ें, अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन कितनी उल्टानी है? 4। अकाउंटिंग में चीजें सीधी सीधी होती हैं, उनको ऐसी कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टा दें 4। दिस एक्सपेंडिचर इज अलाउएबल फॉर टैक्स पर्पसेस व्हेन पेड। ओ, टैक्स वाले कह रहे हैं कि जब ये एक्सपेंडिचर क्या हो, पे हो, तो इसको माइनस कर दें। अब आज तक यहीं तक सवाल आता रहे और यहां तक बच्चों ने पासिंग मार्क्स ऑलरेडी ले भी लिए थे। तो टैक्स वाले कह रहे हैं कि जब ये पे हो तब इसको रिकॉर्ड कर दो। तो अगर कुछ ना लिखा हो तो अल्लाह का शुक्र है 45 ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट हुई है तो पे भी हुई होगी। तो आज तक ये एडजस्टमेंट इसी तरह आई है कि 42 को आप माइनस कर देते थे करंट टैक्स में जाके। क्यों 42 को माइनस करते हैं करंट टैक्स में जाके? जल्दी बताएं ना। वो कह रहे हैं जैसे जैसे साइंसदानों को तनख्वाह दे रहे हो वैसे वैसे खर्चे में डालो। हम कह रहे हैं नहीं, ये तो अच्छी वाली डेवलपमेंट है, इनको हमने कैपिटलाइज करके क्या करना है। अच्छा, अब यहां तक रुक के बताएं, अगर आगे कुछ ना लिखा होता तो मेरे ख्याल से 42 ड्यूरिंग द ईयर है, तो अल्लाह का शुक्र है ड्यूरिंग द ईयर तो पे ही हुआ होगा ना फिर। तो फिर क्या करते, अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन 4 उल्टा देते और टैक्स वालों की पूरी कॉस्ट को 42 को किस में डाल देते? एक्सपेंस में, और कैरिंग अमाउंट आ जाती 38 और टैक्स बेस 0, क्योंकि वो पूरे को ले गए हैं। डन। Expenditures allowed for tax purposes when paid and 10 is unpaid. So how much is paid? 32। अब बताएं करंट टैक्स में कितना माइनस करना है, जल्दी बताएं। पूरा 42 या 32? तो कह रहे हैं कितना माइनस कर लो, जितना पे की है। अच्छा, खर्चा कितना की है और उसमें से पे। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा तरीका, अच्छा तरीका था कि अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन 4 की उल्टा देते और टैक्स वालों का पूरा 32 माइनस करते और अगले साल 10 माइनस करना था, अगले साल 10 माइनस करना था। अब मेरे ख्याल से टैक्स बेस तो इसकी 0 आ जानी थी, टैक्स बेस इसकी 0 आ जानी थी, लेकिन एक मेरे ख्याल से एक अलग लाइन अगर हम डालते तो वो डालते पेएबल की। पेएबल की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 10। ये एक नई लाइन जरा डलनी थी, ये इसी अटेम्प्ट के कारनामा है। एक नई लाइन डलनी थी पेएबल की। पेएबल की कैरिंग अमाउंट 10, और उसकी फिर टैक्स बेस नहीं होनी थी, क्योंकि टैक्स वालों की नजर में पेएबल एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इस तरह की एक एक्स्ट्रा लाइन डल जानी थी, वो डाल लें, बाकी तो इंशाल्लाह आसान ही था। पेएबल की कैरिंग अमाउंट 10 और टैक्स बेस 0, क्योंकि ये पेएबल एक ऐसा टाइप चीज है, वो लाइबिलिटी टाइप चीज है ना, तो अकाउंटिंग वालों को तो नजर आएगा। Depreciation charge on PP for accounting during the year amounted to 25, whereas related tax depreciation is 41. ये दोनों आप लोगों ने अकाउंट में डाल देने थे, टी अकाउंट में, लेकिन टी अकाउंट अभी तक खुला नहीं था।
टी अकाउंट खोलने का आसान तरीका, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10 हमने क्लास में किया था। At 31 December, LL had a DTL of 42 arising solely because of PP। तो वो आप लोगों को अल्लाह का शुक्र है पता है कि ये DTL था, इससे आपने TTD निकाल लेना था रिवर्स चल के, और फिर इधर आपकी क्या निकल आनी थी, कैरिंग अमाउंट एक्सप्रेस नहीं निकलनी थी, बस ग्रेटर का साइंस उन डाल के कुछ निकल आना था, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट एक्सीड द ओपनिंग टैक्स बेस बाय इतने, तो फिर ओपनिंग WD बेस इस तरह निकल आनी थी। तो ये तो पुरानी एडजस्टमेंट थी, और हमारे साल खड़े होके क्या पता चल गया अगले साल का रेट। अब बता दें, ये भी जरा रिवाइज कर लें, हमारे साल का रेट है 30, हमारे साल का रेट है 30। मेरा पहला सवाल, करंट टैक्स की वर्किंग में कौन सा रेट जाएगा, 30, और वही रिकॉन में जाएगा, वही रिकॉन में जाएगा। अब अगर हमारे साल खड़े होके अगले साल का रेट पता चल गया है, तो ये रेट 25 कहां यूज होगा, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में। डेफर्ड टैक्स में जो 7-8 फिगरें निकलनी थी उनके अंदर ये कैलकुलेशन यूज हो जानी थी। डन। और एक छोटी सी चीज उसने डाली हुई थी इस सवाल में, वो ये था कि अकाउंटिंग वालों का लॉस है 240, यहां से हमने सवाल शुरू करना था। मैनेजमेंट का ख्याल है कि 79 के लॉसेस विल नॉट बी यूज्ड इन फ्यूचर। ये अब बात बहुत पुरानी है, भूल गई होगी, एक बात याद करा देता हूँ फिर क्लास से जाएं बस, ठीक है। असल में ना हम करंट टैक्स की वर्किंग में पहले निकालते होते हैं लॉस, बस इस बात को जरा हजम करें। करंट टैक्स की वर्किंग में हम पहले निकालते होते हैं लॉस, वो लॉस निकलता है मिसाल के तौर पे 300, तो हम कहते हैं 300 का लॉस है, हाउएवर इन फ्यूचर वी एक्सपेक्ट प्रॉफिट्स ऑफ 200, तो फिर हम DTA में 200 ले जाते हैं, 200 ले जाते हैं। लेकिन ये उल्टा था, एक्सपेक्ट 79 मिलियन विल नॉट बी यूज्ड इन फ्यूचर। अब वो जो करंट टैक्स में से लॉस निकलना था उसमें से 79 माइनस करना था, बाकी फ्यूचर में एडजस्ट होना था। तसल्ली से जरा बात सुनिएगा दोबारा मेरी। इस साल की होगी करंट टैक्स की वर्किंग, बोले इस साल की होगी, फिर मैं सारा लिखवा भी देता हूं, इस साल की होगी करंट टैक्स की वर्किंग। करंट टैक्स की वर्किंग के होते होते लॉस आ गया 600 मिलियन, लॉस आ गया 600 मिलियन। एक लाइन सवाल में डली होती थी आखिरी या सेकंड लास्ट, द एंटिटी एक्सपेक्ट्स दैट ओनली 400 प्रॉफिट्स आर अवेलेबल इन फ्यूचर। तो मैं कहता था 600 को अनयूज लॉस में ले जाएं डेफर्ड टैक्स में, और 600 को लिख के काट दें, और 600 की जगह कितने का लॉस का डेफर्ड टैक्स एसेट बना लें, 400 का, क्योंकि 600 के नेगेटिव के अगेंस्ट फ्यूचर में 400 का पॉजिटिव आना है। लेकिन आज क्या हुआ, आज उसने ये नहीं बताया कि 600 के नेगेटिव के अगेंस्ट फ्यूचर में कितना पॉजिटिव आना है, बल्कि उसने ये बताया ये 600 का नेगेटिव है, इसमें से 100 का नेगेटिव आइंदा माइनस नहीं हो सकेगा, तो हो कितना सकेगा। तो इस तरह फिर वो करके निकालना था। तो अब देखें कितना मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है लॉस फ्यूचर में माइनस नहीं हो सकेगा, 79। करंट टैक्स की वर्किंग तो मैंने की नहीं, वो मुझे जरा देख लेने दें, तो इन चीजों का हल कोई नहीं आएगा, मैं ऐसे हर टाइम में कोई ना कोई। करंट टैक्स की वर्किंग में लॉस आ गया 351 पूरे को ले जाइएगा अनयूज लॉसेस में, अगर ऐसी कोई लाइन ना लिखी हुई। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था 351 को लेके जाता, लेकिन उसको बताना चाहिए था 351 में से 272 फ्यूचर में माइनस होगा, उसे ये बताना चाहिए था। आज तक वो ये करता रहे हमारे साथ, कहते कि 351 में से 272 आइंदा प्रॉफिट आ जाएंगे, वो कहते 351 में से 79 एडजस्ट, तो फिर फ्यूचर में एडजस्ट कितना हो सकेगा। तो ये उल्टी गंगा बहाई, इन चीजों का हल कोई नहीं। आपके टर्न में कोई और चीज आई होगी वो लेके गया, वो मैं डिस्कस कर लूंगा, फिर तो बहुत आगे की बातें, अब क्या करें, चीजों का क्या हल है। ओके, बाकी पासिंग मार्क्स तो वैसे आ जाने थे, सवाल में जो एडजस्टमेंट्स पड़ी थी। जी